भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था मॉन्टेग्यू सैमफोर्ड रिपोर्ट पर। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू सैमफोर्ड रिपोर्ट सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे, जबकि सैमफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषता निम्न प्रकार है। केंद्र प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान की गई। मतलब केंद्रीय विषय कौन से रहेंगे और प्रांतीय विषय कौन से रहेंगे। प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभक्त किया गया और विभक्त, स्थानांतरित एवं आरक्षित इन दो भागों में रखा गया। पहली बार दो सदनीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन, जो पहली बार दो सदनीय व्यवस्था अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचन है वो मॉन्टेग्यू सैमफोर्ड 1919 भारत सरकार अधिनियम के ऊपर आधारित था। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय, इनके लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार 1919 अधिनियम के तहत किया गया है। एक लोक सेवा आयोग का गठन, तो लोक सेवा आयोग का गठन भी 1919 के तहत किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। माले मिंटो सुधार से भारत शासन अधिनियम 1900, माले मिंटो सुधार जो भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है और 1919 है वो है मॉन्टेग्यू सैमफोर्ड रिपोर्ट। इसी के माध्यम से भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। तो सांप्रदायिक निर्वाचन की जो शुरुआत हुई थी वो 1909 अधिनियम माले मिंटो से हुई थी और विस्तार हुआ वो 1919 में सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक, पहली बैठक कहो या फिर प्रथम सत्र कहो, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में, जो पहली बैठक है वो नई दिल्ली में हुई थी। काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई 9 दिसंबर 1946 को, 9/12/46, ये याद रखना डेट। सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम में अंतर्गत बनाया गया? गवर्नर जनरल का जो पद था वो किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार है वो सृजन किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। और ध्यात भी रही कि 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत की प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। 1833 के एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1833 चार्टर एक्ट। तो चार्टर अधिनियम 1833 किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में सर्वप्रथम रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 द्वारा कलकत्ता बंगाल में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय के फैसले की लंदन में प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। इस न्यायालय के फैसले को मतलब चुनौती दी जा सकती थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा देश में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई। तो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई वो 1937 में हुई और एक्ट था 1935।
अब माले मिंटो 1909 और मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड 1919। तो माले मिंटो सुधार 1919 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं है? तो इसमें जो नहीं है वो केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं, ये इसमें इनकरेक्ट है। तो देख लेते हैं माले मिंटो सुधार क्या है। माले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान प्राप्त था। केंद्रीय विधान परिषद में जिनकी संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर देगी। माले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी, लेकिन केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया। तो ये क्या था? 1909 माले मिंटो सुधार के तहत। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य थे। प्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका की प्रथम भारतीय सदस्य थे। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन के आधार पर, तो ये क्या था? 1909 में। ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो माले मिंटो है तो उसमें 1909 में पर ये सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रतिनिधित्व किया, इसलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक, राजस्व संबंधी मामलों के पूरी तरह नियंत्रण में रखे गए? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड नाम एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई? किस एक्ट के तहत की गई? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक नए निकाय का गठन किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी दीवानी, सैनिक, राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण करे। और इस अधिनियम में प्रशासनिक सुविधा के लिए कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। तो इसके राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक भी 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया। ब्रिटिश सरकार की किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? भारत में सबसे पहले शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए, तो वो ब्रिटिश सरकार का कौन सा अधिनियम था? चार्टर एक्ट 1813 1813। 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1 लाख रुपए दिए। 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान और स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च करे। ये 1813 चार्टर एक्ट के तहत प्रावधान किया गया है। 1813 चार्टर एक्ट अधिनियम के अन्य प्रावधान निम्न: कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया। कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया 1813 चार्टर एक्ट। यद्यपि चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा, जबकि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। व्यापारिक लेन देन तथा राजस्व खाते अब भिन्न भिन्न रखने होंगे। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। तो ये कब दी थी? 1813 के चार्टर एक्ट में। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि की गई? एक विधि सदस्य बढ़ा दिया गया पद उसका। तो चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई तथा वह कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकाले था। 1833 उसका कार्य केवल कानून संबंधी था। वह गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की बैठकों में विशेष निमंत्रण से उपस्थित होता था। उसे मताधिकार प्रदान नहीं किया गया। कार्यकारिणी की गणपूर्ति कानून संबंधी कार्यों के लिए 3 तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए 2 निश्चित
की गई। ध्यान में रहे कि इसी अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 में। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया है? 1773 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीट द पंगर ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीट द पंगर ने 1784 में ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे पीट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। 1784 के रूप में जाना जाता है। इस एक्ट द्वारा पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश का शब्द का प्रयोग किया गया और साथ ही कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। किस अधिनियम में पहली बार भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो वो कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें पहली बार भारतीयों को अपने देश के प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे? तो वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय कैनिंग द्वारा कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। तो ये था एक्ट 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके तहत कुछ भारतीय अपने देश के प्रशासन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। 1861 के अधिनियम में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, किंतु सभी प्रांतों को यह अधिकार नहीं दिया गया। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। इसमें लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 ईस्वी में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का सदस्य एक या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। उसे इस विभाग में काउंसिल की तरफ से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया। हम पढ़ रहे 1861 अधिनियम। इसके तहत 1861 अधिनियम के तहत भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मशीनरी निर्मित की गई। चार्टर अधिनियम 1853 में चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। इसमें गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया जिसमें केंद्रीय भारतीय विधान परिषद कहा गया। इसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था आरंभ की गई। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता भर्ती 1853 चार्टर एक्ट के तहत की गई। विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र किसे कहा गया है? महारानी की घोषणा 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। 1858 इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान थे। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। तो गवर्नर जनरल का जो पद नाम था उसको अब बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ये एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष
भारत सचिव को बनाया गया। तो ये 1858 का बाल शासन अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत की में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार आरंभ की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्था प्रथम बार प्रारंभ की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 से ही संवैधानिक विकास के दौरान संसदीय प्रणाली का सूत्रपात हुआ। तो संसदीय प्रणाली का सूत्रपात हुआ वो भारत संसद अधिनियम 1861 के तहत हुआ। ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम द्वारा कार्यकारिणी परिषद में विधायी कार्यों के लिए कुछ गैर सरकारी सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया। यहीं से भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं का शुभारंभ हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1897 विधान परिषदों का गठन हुआ। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली का आरंभ किया गया? 1909 भारत सरकार अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1909 माले मिंटो सुधार द्वारा भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली प्रारंभ की गई। इस अधिनियम के संबंध में के.एम. मुंशी ने कहा है कि इसमें उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। तो 1919 माले मिंटो सुधार के बारे में के.एम. मुंशी ने कहा इसने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। किस बाबत में कहा था? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली की प्रारंभ हुई इसके बाबत में। 1909 के अधिनियम द्वारा प्रथम बार जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए 1909 के तहत। इसके अतिरिक्त प्रेसिडेंट कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया 1919 की अधिनियम के तहत। 1919 अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्य को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। 1919 अधिनियम के प्रावधान। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 अधिनियम के तहत की गई। इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था राज्य परिषद और विधानसभा का गठन किया गया। तो भारत में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ है वो 1919 में किया गया। द्विसदन मतलब 1919 दो बार है, तो द्विसदन से ट्रिक आप याद रख सकते हो। वायसराय की कार्यकारी परिषद की 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर, तो 1919 क्या था? मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड, ध्यान रखा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय सेना होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इसके तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1919 अधिनियम के तहत। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। राज्य और केंद्र के बजट को 1919 अधिनियम के तहत अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। यह आयोग 1928 में भारत आया था, साइमन आयोग। इसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायी का लाया? 1919 एक्ट। मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड प्रस्ताव 1919 की क्या प्रमुख अनुशंसा क्या थी? जो मेन प्रमुख अनुशंसा उनकी क्या थी? तो प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण। जो प्रांतीय शासन है, जन सामान्य का जो नियंत्रण है वो कंट्रोल्ड हो, सीमित हो। 1919 अधिनियम की प्रस्तावना की निम्न बातें थी। प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए। 1919 अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाना तथा स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना, अर्थात उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। तो ये इसका मेन पॉइंट था 1919 अधिनियम का, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। प्रशासन में भारतीयों के संपर्क के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। 6 सदस्यों में से जो कमांडर इन चीफ के, उसमें से 3 सदस्य भारतीय होने जरूरी थे 1919 एक्ट के तहत, क्योंकि
ये लोग भारतीयों के संपर्क को बढ़ाना चाहते थे। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो 20 अगस्त 1917 के सुधारों को मॉन्टेग्यू सुधार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1917 के बाद 1919 को मॉन्टेग्यू चैम्बर्ड एक्ट आया। अपने कार्यभार संभालने के लिए 5 सप्ताह के भीतर मॉन्टेग्यू ने जो नए भारतीय राज्य सचिव थे 20 अगस्त 1917 को कॉमन सभा में अंग्रेजी सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, महामहिम सम्राट की सरकार की नीति जिससे भारत सरकार भी पूर्ण सहमत हैं यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क बढ़े, मतलब भारतीयों का उत्तरदायित्व तो बढ़े और स्वशासी प्रशासनिक संस्था को धीरे धीरे विकास हो और जिसमें अधिकाधिक प्रगति करते हुए उत्तरदायी प्रणाली भारत के रूप में स्थापित हो। यह अंग्रेजी साम्राज्य में विभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 के समर्थन के 1928 में क्या था? भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने का समर्थन किया गया। ये करेक्ट है। सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त नेहरू समिति 1928 ने जिस भावी संविधान के स्वरूप की संस्तुति की थी उसमें मौलिक अधिकार निहित थे। तो मौलिक अधिकारों का संबंध है वो किससे हुआ? नेहरू रिपोर्ट 1928 से। मार्च 1931 में कराची अधिवेशन, ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, मार्च 1931 कराची अधिवेशन कांग्रेस का, उसमें क्या किया गया? मूल अधिकारों की मांग को दोहराया गया। तो मूल अधिकारों का जो सबसे पहली बार है वो नेहरू रिपोर्ट 1928 में उल्लेख किया। 1928 के बाद मार्च 1931 में कराची अधिवेशन कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था इसमें मूल अधिकारों की मांग को दोहराया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। कांग्रेस के एक संकल्प में कहा गया है कि स्वाधीन भारत के किसी भी संविधान को मौलिक अधिकारों की गारंटी देनी चाहिए। सन 1946 में 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन था 1947 में इस बात को स्वीकार किया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी देना आवश्यक है। कैबिनेट मिशन ने अन्य बातों के साथ साथ मौलिक अधिकारों पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकार समिति के गठन की सिफारिश की। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियाँ थी। ये ध्यान रखना, 1935 एक्ट है ना, उसमें 10 अनुसूचियाँ थी, 321 धाराएं थी। एक प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही था। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, अब ये केंद्र में आ गए। अब पहले थी प्रांतों में द्वैध शासन था 1919 में, और केंद्र में द्वैध शासन की आई एम नॉट श्योर बट कंफर्म कर लेना आप 1990 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धारा और 10 अनुसूचियाँ थी। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसका आता है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के तहत की गई। एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर बनाना था, लेकिन लागू नहीं हो सकी क्योंकि देशी रियासतों का संघ में शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं था। देशी रियासतें थी, उनको वे अपनी मर्जी के मालिक थे, वे संघ में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं थे। और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई जो कि 1937 में लागू की गई। 1935 में प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन में जो हरिजनों को मताधिकार के लिए जो निर्वाचन को बढ़ाकर हरिजनों तक विस्तृत किया गया, तो ये किया गया 1935 के तहत। विवादों को निपटाने के लिए संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था। अंतिम न्यायालय प्रिवी काउंसिल प्रिंटन थी। प्रिवी काउंसिल प्रिंटन। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 अधिनियम के तहत ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। एक संघीय न्यायालय 1936 में
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई। तो आरबीआई की भी स्थापना भी 1935 एक्ट के तहत की गई 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये भी 1935 एक्ट के तहत किया गया। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? तो ये अवशिष्ट शक्तियां वो गवर्नर जनरल को दे दी गई। निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई। अंतर्गत निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम में द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। ब्रिटिश भारत का कुछ या सभी रियासतों के लिए भारत संघ की स्थापना का प्रयास किया गया। प्रत्यक्ष निर्वासित प्रणाली की स्थापना की और मत देने के अधिकार का विस्तार किया। प्रांतों को आंशिक रूप से पुनर्संगठित किया। सिंध प्रांत को बम्बई से अलग कर दिया। बिहार और उड़ीसा प्रांतों को बिहार और उड़ीसा नाम के 2 अलग अलग प्रांतों में बांट दिया। बर्मा को भारत से पूर्णतः अलग कर दिया गया 1935 के तहत। अदन को भी भारत से अलग कर एक स्वतंत्र उपनिवेश बना दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान, ये 1935 के अंतर्गत नहीं था। देश को एक लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन ने किया। तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन ने कहा कि भारत को एक लिखित संविधान की आवश्यकता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए। वे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों के मनोनयन में इसी अधिनियम की विशेषता थी। तो विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो भी 1935 एक्ट के विशेषता थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता के एक नया अधिकार पत्र कहा है? दास्ता का एक नया अधिकार पत्र एक्ट 1935 को कहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वह दास्ता का एक नया अधिकार पत्र है। नेहरू जी ने इसे दास्ता का नया अधिकार पत्र अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी 1935 अधिनियम को। जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया। किसे? 1935 एक्ट को। सॉरी, यस, ओके। तो पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया। क्रिप्स मिशन को उत्तरदायी सैक की, उत्तर तृतीय सैक मतलब एक्सपर्ट सैक, क्रिप्स मिशन को एक्सपर्ट सैक या उत्तर तृतीय सैक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी। 1935 की अधिनियम में उल्लेखित क्या था? तो 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था और संघीय व्यवस्था थी। 1935 अधिनियम में उल्लेखित था, ठीक है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर अब स्वशासन ऑटोनॉमी मिल गया और आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया तथा संघीय व्यवस्था, प्रांतीय प्रांतों और रियासतों के संघ का भी प्रस्ताव किया गया। प्रांतों को इनमें सम्मिलित होना आवश्यक था, जबकि रियासतों की कुछ शर्तों के साथ शामिल होना वैकल्पिक था। सांप्रदायिक प्रतिनिधि को और विस्तृत करने के लिए हरिजनों को भी इसमें शामिल कर लिया गया 1935 एक्ट के तहत। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? जुलाई 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 में पारित कर दिया और सम्राट की हस्ताक्षर के पश्चात उसी दिन से यह अधिनियम प्रवर्तन में आ गया। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण क्या है? भारतीय संविधान के वृहद होने के किसी एक कारण को मानना युक्तिसंगत नहीं है। विभिन्न देशों के संविधानों से प्राप्त अनुभव, अनेक प्रावधानों की स्पष्टता के लिए विस्तृत प्रशासनिक निरूपण, देश की विशालता और जटिल समस्याओं के निराकरण के लिए
विस्तृत प्रावधानों का उल्लेख तथा संघ और इकाइयों के अलग अलग संविधान न होकर एक ही संविधान होना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? सितंबर 1947 को 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, किंतु बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया। अंतरिम मंत्रिमंडल की देख लेते हैं। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेश मामले और राष्ट्रमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह सूचना और प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, उद्योग आपूर्ति मंत्री जॉन मचाई, शिक्षा और कला मंत्री सी राजागोपालाचारी, कार्य खान और बंदरगाह मंत्री CS बाबा, खाद्य और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, रेलवे मंत्री आसफ अली, श्रम मंत्री जगजीवन राम, वित्त मंत्री लियाकत अली खां, वाणिज्य मंत्री II सुंदरीगर, संचार मंत्री अब्दुल रब नस्तर, विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर सुनना है। भारत परिषद अधिनियम 1909 माले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, परंतु वास्तव में समस्त कार्यकारी शक्तियां गवर्नर के पास थी। लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। 1916 लखनऊ समझौता कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच में। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्विशासन पद्धति का आरंभ हुआ। एक सदनी विधान परिषद के स्थान पर इस एक्ट के अनुसार केंद्र में द्वैध शासन स्थापित हुआ। एक सदन राज्य परिषद और दूसरा सदन केंद्रीय विधानसभा, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। तो एक बार इनको हम मिला देते हैं। मैच द फॉलोइंग। भारत शासन अधिनियम 1909, तो इसमें क्या हुआ था? ये था माले मिंटो, लॉर्ड मिंटो। भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें क्या हुआ था? प्रांतीय स्वायत्तता को महत्व दिया गया। तीसरा है लखनऊ समझौता, तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 को। और भारत शासन अधिनियम 1919 में द्विशासन पद्धति का आरंभ हुआ, शुरुआत हुआ द्वैध शासन। एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अब 26 जनवरी को क्यों चूज किया गया गणतंत्र दिवस के रूप में? क्योंकि 1930 में कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस इसी तिथि को 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया था। भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। तो पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, जिसके कारण आज हम जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को मनाते हैं। माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन का। 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें दोनों डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए देश के विभाजन को आवश्यक माना। तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा, बंगाल और पंजाब का विभाजन किया जाएगा और उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और असम के सिलट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा। पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण हेतु एक पृथक संविधान सभा होगी। देशी रियासतें स्वतंत्र होगी कि वह किसके साथ मिलना चाहती है, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ। 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हुआ। अब मैच द फॉलोइंग। अभी मैच द फॉलोइंग। भारत परिषद अधिनियम 1892 1892, इसका जो होगा व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार। भारत परिषद अधिनियम 1909, तो 1909 का ये होगा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत। तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसका जो सही मिलान होगा वो होगा
द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रों में चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका जो सही मिलान होगा वो होगा केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन 1935 और द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका 1919। भारत परिषद अधिनियम 1892, व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे। इस वृहद संविधान में भारतीय नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। भारतीय संविधान के मूल स्तरों में विदेशों के संविधान ग्रहण किए गए। ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा, सोवियत संघ के प्रमुख हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में पारित किया गया। भारत शासन हेतु यह सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह अधिकथित शामिल था कि आधे राज्य संघ में शामिल होने के लिए सहमत होते हैं तो भारत को एक संघ बनाया जा सकता है। अगर आधे राज्य भी संघ में शामिल होते हैं, सहमति जताते हैं तो भारत को एक संघ बनाया जा सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1947 को 13/12/46। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब? वेरी इंपॉर्टेंट डेट है 22 जनवरी 1947 को, 22/1/47। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। समाजवाद में बंधा हुआ है भारत। भारत एक लोकतांत्रिक एवं प्रतिनिधि लोकतंत्र है जिसमें समाजवादी व्यवस्था के तत्व अभी भी विद्यमान हैं। हालांकि नई आर्थिक नीतियों और एलपीजी की नीतियों को अपनाकर समाजवादी जड़ता से भारतीय व्यवस्था आगे निकल रहा है। लोकतांत्रिक आधारित व्यवस्था में भारत एक लोकतांत्रिक समाज में परिणत हुआ है।